मैं एक सस्य वैज्ञानिक हूँ और मैं उस संस्थान में काम करता हूँ जिसका नाम हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। डॉक्टर बोरलॉग के लिए जाना जाता है। डॉक्टर बोरलॉग ने काफ़ी काम किया और मुझे खुशी है कि जब हम इस मीटिंग रूम में अभी बैठे थे तो वहाँ चौधरी मीर सिंह जी की फ़ोटो लगी हुई थी। चौधरी मीर सिंह जी और बोरलॉग साहब ने साथ मिलकर काम किया इन्हीं गाँव में जहाँ हरित क्रांति के असली बीज बोए गए थे। उनमें से चौधरी मीर सिंह जी एक हैं। आज चाहे जितने बड़े जनक हो जाएं हरित क्रांति के, लेकिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है उनको हमें याद करना चाहिए। तो मैं उस संस्थान में काम करता हूं और जिन विषयों पे काम करता हूं मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट ज़मीन लेवल पे किया है। और वो ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो आज के और भविष्य के बहुत बड़े चिंतन के विषय हैं। मैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पे काम करता हूं और जब प्राकृतिक संसाधनों की बात आती है तो जल, जमीन, जलवायु, मुझे लगता है ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हम तो उस प्रदेश से आते हैं जहाँ पानी क्या होता है हमें पता है। पानी मिलता नहीं पीने को, लोग कितनी दूर से लेके आते हैं। तो जल का संरक्षण, जो हमारी भूमि है, जो माता है, धरती माता है, उसका संरक्षण, और जो आजकल जलवायु परिवर्तन जो एक वैश्विक समस्या है उससे कैसे निजात दिलाई जाए, उसके प्रभाव को कम कैसे किया जाए, उन सब विषयों पे हम लोग काम करते हैं। और इनको ठीक करने के लिए देखिए, अभी सरकार कहती है किसान की आमदनी बढ़ाना है। अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे एमएसपी की, उन सब चीज़ों की, वो सरकार के हाथ में है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम खुद कर सकते हैं। और एक चीज़ उनमें ये कर सकते हैं कि क्या हम खेती में लागत कम कर सकते हैं, क्या जो फालतू की लागत लगती है उसको क्या घटा सकते हैं क्या, और उन्हीं दिशाओं पे हम थोड़ा काम करते हैं। तो मैं कुछ विषयों पे मैं आपको बताना चाहूँगा जिन पे हमने काम भी किया है और जो किसानों के यहाँ हो भी रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक तो मैं संरक्षण खेती की बात कर रहा हूँ। संरक्षित खेती कह दो, संरक्षण खेती कह दो, उस पर काफ़ी काम किए हैं। और आप लोगों ने अभी आजकल एक समस्या सुनी होगी, पराली जलाते हैं किसान और एयर पोल्यूशन होता है, उसके ऊपर मैं खुद पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। और हमने काफ़ी हद तक किसानों के लिए ऐसी तकनीकियों का ईजाद किया है जो कम लागत में पराली को जलाने से मुक्ति दिला सकती है। किसान की ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ सकती है, बहुत सारे दूसरे फायदे हो सकते हैं, लागत कम हो सकती है, पैदावार ज़्यादा हो सकती है, और जो पर्यावरण परिवर्तन की परिस्थितियां हैं उनमें जो नुकसान होने वाले हैं उनको कम कर सकते हैं। और उसी में हम संरक्षण खेती, जिसको हम शून्य कृषि, जो बिना जुताई के बिजाई की बात करते हैं, पराली को खेत में रखते हैं, उसकी बहुत सारी मशीनों का ईजाद हो चुका है। हैप्पी सीडर की जैसे हम बात करते हैं, ये ऐसी तकनीकियां हैं जिनके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारे किसान और किसानों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ है, मुझे लगता है उसका समाधान है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग बीच बीच में भटकाते हैं किसान को। और दूसरी जो चीज़ है, हम एक पानी की जो संरक्षण की बात करते हैं, जो जितना भी हमारा सिंचित क्षेत्र है उसमें, क्योंकि हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, हालांकि फ्लड इरिगेशन कितने साल चलेगी, कितना हम अफोर्ड कर पाएंगे वो पता नहीं है, लेकिन जो करते हैं उसका जो है, यदि समतलीकरण, हम पहले देखते थे परंपरागत हमारे कढ़ाक बोल दो या जो भी बोल दो उसको, जिससे मांझा बोल दो, उससे ऐसे अंदाजे से लेवलिंग करते थे। एक है लेजर भूमि समतलीकरण यंत्र, जिसका 2001 में पहले हमने सबसे पहले काम शुरू किया। और उस समय मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि जनरली लोग बाग कहते हैं, किसान को अंडरमाइन करते हैं, ये तो हमारा किसान गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये महंगी चीज़ है, वो नहीं है। मुझे लगता है जिस चीज़ में दम है और यदि किसान को समझ में आ गई है तो वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। और उसका एक एग्जाम्पल यही देना चाहता हूँ कि ये जो भूमि समतलीकरण यंत्र है, हमने जब इंपोर्ट किया था शुरू में पहला, तब ये 7.5-8 लाख रुपए का था। जब हम शुरू चलाने लगे और जैसे किसान को थोड़ा थोड़ा समझ में, आज जो है 45,000 किसानों के पास में वो यंत्र है। तो ये एक, और उसमें सोफिस्टिकेटेड है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, महंगा है, सारी कुछ चीज़ है, लेकिन किसान ने अडॉप्ट किया। आज जो है 70 लाख हेक्टेयर भूमि पे उसका उपयोग हो चुका है। तो मुझे लगता है किसान को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के मामले में। एक जो जितनी भी हम जो है, जैसे ऑयल प्राइसेस जो है ना, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं,
और हमने ये पाया है कि जितनी जमीन की जितनी ज़्यादा जुताइयाँ, पहले कहते थे ना दब के बाग तो रज के खा, या जो है गेहूं बोएंगे तो घड़ा जो है ना पानी का गिरा दिया वो टूटे ना, इतना बढ़िया से जो है ना उसको कर दो। मुझे लगता है वो ज़माना चला गया है। और पूरी दुनिया में, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं, बहुत सारे देशों में काम करते हैं, तो पूरी दुनिया में इतने लार्ज स्केल पे इसको अडॉप्शन हो रहा है। और जो राज्य हैं, जो जगह है जहाँ पे जो हमारा इरोजन हो रहा है, भूमि का क्षरण जो हो रहा है, हवा से हो रहा है, पानी से हो रहा है, जितनी ज़्यादा जुताइयाँ करोगे, यदि ज़मीन पे कवर नहीं रखोगे तो बह के चला जाएगा। मुझे लगता है उसको रोकने का एक तरीका है कि जुताइयाँ कम कर दें। जुताइयों की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जीरो टिलेज की जो बात करते हैं, और काफ़ी सक्सेसफुल है। पैदावार घटती नहीं बढ़ती है और लागत घट जाती है, और बहुत सारे दूसरे फायदे हो जाते हैं जो वातावरण का प्रोटेक्शन भी करते हैं, पानी की बचत होती है, सारी चीज़ें हैं। एक मेड पे अभी किसान करने लगे हैं। मैं देखता हूँ, मेरा गांव जयपुर के पास में है, और देखता हूँ उन गाँवों में कितना जो है, यदि किसान मतलब एक्चुअल में प्रिसीजन एग्रीकल्चर देखनी है, बेड प्लांटिंग करता है, प्लास्टिक कल्चर करता है, ड्रिप इरिगेशन करता है, सोलर से कनेक्ट करता है, सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ जगह ही है। मुझे लगता है इन टेक्नोलॉजीज़ को काफ़ी एरिया में ले जाया जा सकता है। अभी एक और नई चीज़ जो चली है, वाटर हार्वेस्टिंग, और मुझे लगता है कि हमें पानी की हर बूंद का संरक्षण करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ पानी आएगा कहाँ से? पानी तो पीने के लिए नहीं है, खेती की बात करते हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम करते रहे जो जैसे पानी का है, अब धान में पानी भर के रखते हैं, क्यों? कि खरपतवार नहीं आएगा। क्या हम पानी को खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग कर सकते हैं? कितना अफोर्ड कर सकते हैं? कितने दिनों तक अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे लगता है इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। आजकल तो बहुत सारे जो है जिन इलाकों में, क्योंकि हिंदुस्तान में धान बहुत होता है, 42 मिलियन हेक्टेयर में, सीधी बिजाई। अभी जो है कोरोना के काल में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने एक एनालिसिस किया, और हमारा एक पेपर जो है कल आने वाला है, जिसमें हमने हरियाणा और पंजाब का एनालिसिस किया, और ये देखा कि ये कोरोना के कारण से लेबर की अवेलेबिलिटी जो घटेगी, उसका कितना नुकसान किसान पे होगा, कितना नुकसान उसके कारण से रेजिड्यू बर्निंग पे होगा, और उस रेजिड्यू बर्निंग से कोरोना का इन्फेक्शन, क्योंकि जो है हार्ट और ये रेस्पिरेटरी डिजीजेज उसको। और ये पाया गया है कि हमने जो एनालिसिस किया कि $1.8 बिलियन का नुकसान हो सकता है उससे, यदि करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए। और उसकी अल्टरनेट टेक्नोलॉजी सजेस्ट की, किसानों ने बहुत अडॉप्ट की। और आप ये देखिए, किसान हमारे, हम कहते हैं ना कि किसान ये नहीं करता, 5 लाख हेक्टेयर एरिया में डायरेक्ट सीडिंग कर दिया 1 साल में, यदि उसके पास में यदि टेक्नोलॉजी है और उसको समझ में आ गया। अभी जो डिले हुआ प्लांटिंग, और उसके कारण से यदि हम 10-15 दिन का विंडो बाय कर दें किसान के लिए, तो अपना गेहूं की बिजाई टाइम पे कर सकता है। और वो टाइम पे करने से उसको सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं है, जो दाने बनते समय जो तापमान बढ़ता है, हम कहते हैं हवा निकल गई, ये हो गया, वो जो है टर्मिनल हीट जिसको बोलते हैं, उसका असर भी कम कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना एक सीक्वेंस है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे कि कोरोना में यदि एग्रीकल्चर ने हमें सबको बचाया, और एग्रीकल्चर ने नहीं, हमारे किसान ने बचाया है। जो हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, वो न्यूट्रिशियस फूड जिसको मिला है वो सब इम्यून है, उनको कोरोना का इफेक्ट नहीं हुआ। और इसीलिए जो है हमारे यहाँ गाँवों में, ढानियों में कम से कम है, जहाँ पे पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है वहाँ पे कम है। ये सारा किसान का है। बहुत सारी और तकनीकियाँ हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं ना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये कंपोनेंट्स हैं। और हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की, हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन ऐसे आ रहा है कि जो है हम यदि बिना जुताई की बात करते हैं, आप किसान के पास जाइए, बहुत सारे किसान हैं जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं, वेजिटेबल्स में भी थोड़ा लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी जो हमारी धान्य फसलें हैं उसमें नहीं कर रहा। वो कह रहा है जी मैं इसको लगाऊंगा फिर उखाड़ूंगा, और सेकंड ईयर में यदि उसने सब्सिडी भी ले ली तो आप दूसरे साल में देखेंगे डोली की तरफ या वहाँ तारबंदी है वहाँ लटके रहते हैं वो ड्रिप सारे के सारे। तो उसका कारण ये है कि हर बार जो है उठाना रखना ये करना ये झंझट है। कॉम्बिनेशन हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यदि जुताई की जरूरत ही नहीं है, बिना जुताई के खेती कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, तो आप उस ड्रिप को जमीन के अंदर गाड़ दो
15 सेंटीमीटर, वो हमने किया है। तो आप ऊपर बिजाई करते रहो, नीचे ड्रिप है, आपको उठापटक करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में उसको जो है आप ऑटोमेशन पे ले जाओ, ड्रिप इरिगेशन को सोलर से कनेक्ट कर दो, ऑटोमेटेड सिस्टम कर दो, आपके मोबाइल में बटन होगा, उससे आप जो है ना घर में लेटे लेटे उसका काम कर सकते हैं। मुझे लगता है भविष्य की खेती उस दिशा में जा रही है और जानी चाहिए, जिसपे काफ़ी कुछ हो रहा है काम, और जिन्होंने देखना है हम उनको दिखा भी सकते हैं ये काम जो चल रहा है। क्योंकि जो है आजकल डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रही है, सरकार भी बात कर रही है डिजिटल एग्रीकल्चर, ये सारा डिजिटल उसी डायरेक्शन में है ना। बात यह है कि वो सब्सिडी जो जा रही है ना वो काउंटर प्रोडक्टिव है। 80% सब्सिडी देके भी किसान जो है ड्रिप इरिगेशन नहीं करता, तो बिजली और पानी फ्री दोगे हरियाणा में और ड्रिप भी दोगे तो क्यों करेगा ड्रिप, क्या मोटिवेशन है। तो मुझे लगता है ये काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी जो है इनको ठीक करने की जरूरत है, और तभी हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सकता है। बहुत सारी सब्सिडी ऐसी हैं जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। किसान को जो है उसके लिए इंसेंटिव दो। जो हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि किसान यदि कार्बन, आप जो है पेरिस एग्रीमेंट हमने कमिट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 1/3 ऑफ दी जीडीपी जो है उसका हम जो है एमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे, तो कम करेंगे, आपने कमिट किया है। और वो कम कौन कर रहा है? किसान यदि पेड़ लगा रहा है, यदि खिचड़ी लगा रहा है, बबूल लगा रहा है, जो भी लगा रहा है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहा है। क्या हम उसको पेमेंट कर रहे हैं इकोसिस्टम के लिए? करना चाहिए। क्या वो पानी बचा रहा है, वाटर के इतने फुटप्रिंट्स हैं, क्या उसको पेमेंट मिल रहा है? तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन किसान को उसका इंसेंटिव मिलने चाहिए इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, और वो उस डायरेक्शन में भी हम काम कर रहे हैं कि इकोसिस्टम सर्विसेज यदि किसान को इंसेंटिव मिले तो किस चीज़ के लिए, किस टेक्नोलॉजी के लिए कितना मिलना चाहिए, ताकि सरकार जी मैं कह दूं ये मशीन ले लो, इसमें हम 50% सब्सिडी, फिर उसके चक्कर लगाएगा। उसको कह दो ये काम करना है, मशीन तू जो मर्जी ला, जहां से ला, ये हम इंसेंटिव देंगे। मुझे लगता है किसान के लिए इजी हो जाएगा। तो जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। अभी जो आने वाला जो सीजन है उसमें 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। एक तो जो धान की पुराड़ी जैसे यहाँ पे जलाते हैं लोग बाग, वो एक बड़ी समस्या है, नेशनल नहीं ग्लोबल प्रॉब्लम है। उसके बारे में तो उस पर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, किसान की बचत भी होती है, टाइमली एक्सेस है, बहुत सारी ट्रेनिंग, सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम उनको सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारे गाँवों में, क्योंकि ये समस्या इधर है, हरियाणा पंजाब के करीब 150 गाँवों में तो हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं, मशीनें सारा कुछ करके। और दूसरा जो है जो गेहूं की बिजाई है उसके ऊपर मतलब कैसे किसान का फ़ायदा हो, तो वो एक फोकस की बात है। और जो वातावरण परिवर्तन की जो बात हो रही है, कैसे हम उसमें किसान की हेल्प कर सकते हैं, कैसे क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं, हमारे दोस्त बहुत सारे हैं, 10 दोस्त हैं, लेकिन असली चीज़ तब पता चलेगी जब आप ठीक ठाक हैं, पलसाने जी बढ़िया चल रहे हैं, तो हम तब सारे आपके साथ हैं। जिस दिन आपको विपत्ति आएगी तब देखेंगे कि असली दोस्त कौन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमें ये भी देखना चाहिए कि 4 टेक्नोलॉजी है, चारों टेक्नोलॉजी में यदि सारा कुछ ठीक है तो बराबर पैदावार आ रही है, फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जिस दिन जो है ना बारिश ज़्यादा हो गई, सूखा पड़ गया, दूसरी चीज़ें हो गई, टेम्परेचर आ गया, उस परिस्थिति में कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा देती है, वो जो है रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी है। मुझे लगता है उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और वही जो टेक्नोलॉजीज जो मैं बता रहा हूँ, उन्हीं टेक्नोलॉजीज में ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हुई है, और बहुत सारे जो मैं रिसर्च बात कर रहा हूँ, ये सीधा किसान की सहभागिता वाली रिसर्च की बात कर रहा हूँ, और किसान की सहभागिता वाली रिसर्च ही हमें आगे लेके जाएगी। और मैं फिर जो है एक एग्जाम्पल जो मैंने शुरू में दिया, अभी दे रहा हूँ, चौधरी मीर सिंह जी का। हरित क्रांति के बीज यहीं पे दिल्ली में जौंटी गांव में उन्होंने बुआए थे, वहीं से हरित क्रांति का आगाज हुआ था। यदि वो किसान के खेत पे सीधे जाके नहीं बोए होते और सीधे पूसा संस्थान में ही या और कहीं किसी भी संस्थान में बोए होते बिना किसान के, तो मुझे लगता है इतनी जल्दी हरित क्रांति नहीं आती। तो ये जो टेक्नोलॉजीज में बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो सिर्फ भाषण देने वाली चीज़ें नहीं है। मैंने जो सीखा है पिछले 20-25 साल में, वो यही है कि
किसान के साथ मिलके और किसान की सहभागिता में, किसान के खेत में यदि हम कुछ करेंगे तो आप जितना कंट्रीब्यूशन आपका दोगे उससे ज़्यादा किसान उस टेक्नोलॉजी के रिफाइनमेंट में, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। और उसको आपने यदि इंटीग्रेट कर दिया उस टेक्नोलॉजी में तो वो टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे वहीं पे उसी खेत में, उसी परिस्थिति में काम करता है। तो मुझे लगता है मेरा मैसेज मोटा मोटा यही है कि किसान की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, उसके साथ मिलके। और खेती को, खलिहान को, किसान को जानता है वो वैज्ञानिक यदि किसान के साथ मिलके काम करे तो चीज़ें आगे बढ़ेगी। अदरवाइज हवाई फायर चलते रहते हैं, बहुत जगह कागज़ों में रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर मेरा